वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन बनासकांठा में 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से बनाए गए डेयरी इहातों को करेंगे मुल्क को वक्फ। इहाते में बने आलू प्रोसेसिंग प्लांट का भी करेंगे इफ्तिताह। अवामी रैली से भी करेंगे खिताब। वज़ीर-ए-आज़म जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का रखेंगे संगे बुनियाद। मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म और WHO के डायरेक्टर जनरल भी रहेंगे प्रोग्राम में मौजूद। मरकजी वज़ीर निर्मला सीतारमन ने अमेरिका के वाशिंगटन में IMF सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिया से की मुलाकात। इससे पहले श्रीलंका और इंडोनेशिया के वज़राए ख़जाना से भी की मुलाकात। G20 मुल्कों के वज़रा और सेंट्रल गवर्नेंस की मीटिंग में भी होंगे शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे मुल्क के अगले फौजी सरबराह। फिलहाल हैं फौज के मौजूदा डिप्टी जनरल। फौजी सरबराह बनने वाले कोर ऑफ इंजीनियर के हैं पहले ऑफिसर। कोविड के खिलाफ मुल्क की जंग जारी। मुल्क की कुछ रियासतों में बढ़ रहे हैं नए मामले। मरकजी वजारत सेहत ने रियासतों को लिखा खत। कहा, बढ़ते मामलों के मद्देनज़र मुतासरा इलाकों में मुसलसल निगरानी रखने और मुनासिब कदम उठाने की है ज़रूरत। और IPL पर भी कोरोना का खतरा। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी मिशेल मार्च और मुआविन स्टाफ के 2 अरकान की कोविड रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पूरी टीम को होटल में रुकने की हिदायत। दिल्ली का पंजाब किंग्स के खिलाफ बुध को होने वाला मैच पर भी खतरे के बादल। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को गुजरात के बनासकांठा ज़िले के देवदर में 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से बनाए गए एक नए डेयरी कॉम्प्लेक्स और आलू प्रोसेसिंग प्लांट को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म यहाँ एक बहुत बड़े जलसे-आम से भी खिताब करेंगे। गुजरात दूध की पैदावार के शोबे में हमेशा आगे रहा है। बनासकांठा में काश्तकारी और मवेशी परवरी की पुरानी तारीख है। बनास डेयरी किसानों को ज़्यादा बाइख्तियार बनाने, उनकी आमदनी बढ़ाने और दूध की पैदावार की हौसला अफजाई के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। इस डेयरी के नए अहाते की लागत तकरीबन 600 करोड़ है। नया प्लांट रोज़ाना 30 लाख लीटर दूध प्रोसेस करेगा। इसके अलावा 1 लाख लीटर आइसक्रीम, 20 टन कंडेंसेड मिल्क यानी कि खोया और 6 टन चॉकलेट भी तैयार करेगा। यही नहीं बल्कि यहाँ कई टन मक्खन भी तैयार किया जाएगा। दूध की पैदावार के साथ साथ बनासकांठा में आलू की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। इसके पेश नज़र यहाँ पहली बार बनास डेयरी के अंदर आलू प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया गया है, जो किसानों से आलू तो ख़रीदेगा ही साथ आलू से तैयार होने वाली मुख्तलिफ मसनूआत जैसे फ्रेंच फ्राइज़, आलू के चिप्स, आलू टिक्की, पेटीज़ वगैरह भी तैयार करेगा। ये मसनूआत न सिर्फ मुल्क में बल्कि दीगर ममालिक को भी बरामद की जाएंगी। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक बड़े जलसे-आम से भी खिताब करेंगे, जिसमें 2.5 लाख से भी ज़्यादा ख़वातीन की शिरकत मुतवक्के है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का संगे बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म परविंद कुमार जगन्नाथ और आलमी अदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस भी मौजूद होंगे। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन दुनिया भर में रिवायती अद्वियात का पहला और वाहिद आलमी मरकज़ होगा। यह आलमी सतह पर फलाह बहबूद के शोबे में एक बैनुल-अक़वामी मरकज़ के तौर पर उभरेगा। भारत की रिवायती अद्वियात और बेहतर सेहत के तरीक़े पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हो रहे हैं। WHO का ये मरकज़ दुनिया भर के मुआशरे में तंदुरुस्ती बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। ये मरकज़ दुनिया में आयुष निज़ाम को मकाम दिलाने में अहम किरदार अदा करेगा और रिवायती अद्वियात से मुतालिक आलमी सेहत के मामलात में क़यादत करेगा।
यही नहीं, वज़ीर आज़म 20 अप्रैल को गांधी के नगर के महात्मा मंदिर में मुनक़िद होने वाली ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का भी इफ्तिताह करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में मॉरिशस के वज़ीर आज़म और WHO के डायरेक्टर जनरल भी शरीक होंगे। 3 रोज़ा सरबराही इजलास में तकरीबन 90 नामवर मुकर्रिरीन और 100 नुमाइश कुनिंदगान की मौजूदगी के साथ 5 मुकम्मल इजलास, 8 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस, 6 वर्कशॉप्स और 2 सेमिनार होंगे। ये समिट आयुष सेक्टर में सरमायाकारी की सलाहियत को उजागर करने में मदद करेगा और इख्तरा, तहकीक व तरक्की, स्टार्टअप और इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा। ये इजलास सनअती दुनिया के सरबराहों, माहिरीन तालीम और स्कॉलर्स को एक साथ लाने में मदद करेगा और मुस्तकबिल में ताउन के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भी काम करेगी। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने वाशिंगटन DC में बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड और आलमी बैंक की स्प्रिंग मीटिंग के दौरान बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया से मुलाकात की। क्रिस्टलिना जॉर्जिया भारत के कोविड के फैलाव के कंट्रोल करने में कामयाब वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए उनको मुबारकबाद दी। इसके साथ ही उन्होंने दिगर कमज़ोर ममालिक को कोविड-19 राहती इमदाद फराहम करने के लिए भारत की भी तारीफ़ की। इसके अलावा IMF के सरबराह ने भारत के हदफ बंद मिली जुली पॉलिसियों पर रोशनी डाली, जिसने भारतीय मईशत को महदूद माली सूरत हाल के साथ भी लचकदार बने रहने में मदद की है। इसके अलावा क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने श्रीलंका की मुआशी बहरान से निमटने में भारत की मदद की भी तारीफ़ की और यकीन दिलाया कि IMF भी श्रीलंका के साथ सरगर्म तरीके से जुड़ा रहेगा। IMF के सरबराह के साथ बातचीत के दौरान वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने सरमाया जाती अखराजात के ज़रिए इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत करने के लिए भारत सरकार के अज़्म पर जोर दिया। साथ ही वज़ीर ख़जाना ने इस बात पर जोर दिया है कि अहम ढांचा जाती इस्लाहात और मजबूत माली पॉलिसियों के साथ भारत के नर्म मालियाती मौक़िफ़ में वबा के बाद भारत की इक़्तिसादी बहाली में मदद की है। जोग्राफियाई सियासी पेश रफ्त पर तबादला ख्याल करते हुए वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने आलमी मईशत पर उसके असरात और उसके सबब तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों से मुंसलिक चैलेंजों के बारे में तशवीश का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड और आलमी बैंक की मीटिंगों में शिरकत के लिए अमरीका में है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने G20 वज़राए ख़जाना और मरकज़ी बैंक के गवर्नरों की मीटिंग के मौके पर इंडोनेशिया की वज़ीर ख़जाना मुलियानी इंद्रावती के साथ 2 फ़रीक़ी मीटिंग की। दोनों वज़राए ख़जाना ने मौजूदा आलमी सूरत हाल के आलमी अलावा आलमी सेहत, बैनुल-अक़वामी माली ढांचे और पायदार तरक्की समेत G20 वज़राए ख़जाना और मरकज़ी बैंक के गवर्नरों के दिगर एजेंडे पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़जाना सीतारमन ने तवानाई की कीमतों में उतार चढ़ाव, इफ़रात ज़र के दबाव और जोग्राफियाई सियासी तनाव के आलमी मईशत पर असरात पर G20 ममालिक की इज्तिमाई तवज्जो की ज़रूरत पर रोशनी डाली। और इससे कबल वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने श्रीलंका के वज़ीर ख़जाना अली साबरी से मुलाकात की। दोनों वज़राए ख़जाना ने श्रीलंका की मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और मौजूदा चैलेंजों से निमटने के तरीक़ों पर बातचीत की। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने एक करीबी दोस्त और अच्छे पड़ोसी के तौर पर श्रीलंका को हर मुमकिन ताउन और मदद का यकीन दिलाया। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के ज़रिए मनी एट अक्रॉस रोड, पब्लिक और प्राइवेट डिजिटल मनी के मौजू पर आला सतही पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया। इस बहस में हिस्सा लेते हुए मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाकर बुनियादी तौर पर उसके गलत इस्तेमाल को रोकने की कोशिश की है ताकि उसका किसी दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल न किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि टैक्स लगाकर क्रिप्टो करेंसी को कानूनी हैसियत नहीं दी गई है। Wanted to be sure, and therefore we did announce that on the income that is generated out of the transactions of these crypto assets will be taxed at 30%, and over and above that there is a 1% tax deduction at source which is also imposed on every transaction. So through that we'll be able to know who's buying and who's selling it. Essentially, by taxing, we were trying to make sure that we are keeping a trail
and also making sure these are going to be eventually compliant with anti-money laundering rules, and making sure that these kind of operations don't end up inadvertently to funding any kind of terror activities. It wasn't as if we have uh, legitimized them. We haven't said that this is currency. We haven't said that this has intrinsic value, but certain operations are taxable for the sovereign, and that is why we've done this. और बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अगले आर्मी चीफ होंगे। पांडे फौज के मौजूदा नायब सरबराह हैं और वो जनरल एम नरवणे की जगह लेंगे, जो इस माह के आखिर तक रिटायर होने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे फौजी सरबराह बनने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले ऑफिसर होंगे। इस ओहदे पर अब तक इन्फेंट्री, आर्म्ड और आर्टिलरी अफसरान बैठते रहे हैं। और मंगल से गुजरात के सूरत में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरकारी की थीम के साथ एक शानदार इजलास का आगाज़ हुआ। इजलास का बाकायदा इफ्तिताह मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी और दृष्णा जरदोश ने किया। इजलास के पहले दिन देहरादून को पानी के इंतज़ाम के लिए पहला इनाम दिया गया, जबकि अहमदाबाद को स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड के लिए पहला इनाम दिया गया। रिहाइश और शहरी उमूर की वजारत ने आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आज़ादी का अमृत महोत्सव अपील के तहत स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरकारी इजलास का इनेकाद 18 से 20 अप्रैल 2022 तक गुजरात के सूरत शहर में किया है। पीर को एक शानदार तकरीब में इजलास का आगाज़ शहरी उमूर के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी और रेलवे की वजीर ममलिकत दर्शना जरदोश ने किया। स्मार्ट सिटी योजना जो है, इट स्टार्टेड इन जून 2015 थ्रू सक्सेसिव राउंड्स। 100 smart cities were not determined by the government, as the honorable prime minister said. किसी सरकार ने, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार ने तय नहीं किया। These 100 smart cities were selected through a process of citizen stakeholder consultation, and they were either selected or elected based on the projects that they put forward. इजलास मुल्क भर में 100 स्मार्ट शहरों में नाफिज की जा रही कुछ अहम पहलों को उजागर करेगा। ये इजलास 5 मौज़ूआत जैसे अवामी मुकामात की तामीर नौ, डिजिटल गवर्नेंस, आबो हवा, स्मार्ट शहर, इख्तरात और स्मार्ट फाइनेंस पर मरकूज है, जो स्मार्ट शहरों से मुल्क के दीगर शहरों और कस्बों को कुछ सीखने लायक जानकारी की तौसी करने में मदद करेगा। डिग्निटरीज ऑफ द सिटीज जो डायमंड टेक्सटाइल सिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिनके कारण ये शहर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। सबका साथ सबका विकास, और उसके साथ में सबके विश्वास के साथ में सबके प्रयास के समय में ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित होने जा रहा है। जब हमारे प्रधानमंत्री ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक विशिष्ट आयोजन किया और अमृत महोत्सव के समय में बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्मार्ट सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें शहरों को संवारने, रचाने और बसाने वाले उम्मीदवारों को एजाज़ात से सरफराज किया जाता है, ताकि लोग दोगुनी ताकत से शहर को संवारने में मसरूफ़ हो जाएं। इस इजलास में भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को सरफराज किया गया, जिसमें पानी के मैनेजमेंट में काबिल ज़िक्र ताउन के लिए देहरादून को पहला, वाराणसी को दूसरा जबकि सूरत को तीसरा अवार्ड दिया गया। स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड में अहमदाबाद को पहला, वाराणसी को दूसरा और रांची को तीसरा अवार्ड दिया गया। फातिहीन को शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने एक शानदार तकरीब में सरफराज किया। स्टेट अवार्ड में उत्तर प्रदेश पहले मुकाम पर, मध्य प्रदेश दूसरे जबकि तमिलनाडु तीसरे मुकाम पर रहा। स्मार्ट सिटी एक ऐसे भारत की कल्पना जो भारत न सिर्फ खूबसूरत होगा, चमकदार होगा, बल्कि विदेशों के साथ हम अपने को compete भी कर सकेंगे और देश के छोटे छोटे शहर भी जाग उठेंगे। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ सूरत से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। कोरोना वायरस एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुल्क की कई रियासतों में कोविड-19 के मामलात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मुसलसल 11 हफ्तों की कमी के बाद इस हफ्ते मुल्क में कोविड-19 के मामलात में एक बार फिर इजाफा दर्ज किया गया है। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने रियासतों को ख़त लिखा है, जिसमें कहा गया है कि
कोविड के फैलाव को रोकने के लिए रियासती और ज़िली सतह पर मुसलसल निगरानी की ज़रूरत है। इसके अलावा रियासतों से ये भी कहा गया है कि वो अपनी अपनी रियासतों में रोज़ाना एक्टिव मामलात और कोविड की वजह से होने वाली अमवात की निगरानी करें। ख़त में यह भी बताया गया है कि केरला ने 5 दिन बाद अपनी रियासत का डेटा जारी किया है। और मरकज़ की फलाही स्कीमें आम आदमी की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली लेकर आई है। यूपी के मेरठ में प्रधानमंत्री आवास योजना से जहां गरीबों को अपने पक्के मकान मिले हैं, वहीं सौभाग्य योजना से उनके घर का अंधेरा दूर हुआ। साथ ही उज्ज्वला योजना ने उनके घरों के किचन को रोशन कर दिया। देखिए यूपी से के मेरठ से ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीर है यूपी के मेरठ की, जहां मरकज की फलाही स्कीमें आम आदमी की जिंदगी में बड़ी तब्दीली लेकर आई हैं। मेरठ में प्रधानमंत्री आवास योजना से मिले घर में ये कुनबे आज खुशी से अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले तक अपना पक्का घर और सर पर पक्की छत इन कुनबों के लिए एक ख्वाब थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुई पीएम आवास योजना ने इनका ये ख्वाब सच कर दिखाया है। पहले जो हमारा मकान कच्चा था और कड़ी हर साल कड़ी टूटती थी, और अब पक्का हो गया, अब कोई दिक्कत है ही ना। लाइटिंग भी सरकारी योजना से बनी हुई है जी, और लाइट नहीं थी, अब लाइट भी आ रही है। अब तो जी सुख शांति से है, कोई दिक्कत नहीं। लाइट भी मिल गई जी और शौचालय भी मिल गया जी, बच्चे भी पढ़ रहे और सब धन्यवाद मोदी जी का। कार्ड बना है? हाँ जी, कार्ड बना आसमान। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मरकज की दीगर स्कीमों से भी ये कुनबे मुस्तफीद हो रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गरीबों के घर का चूल्हा जला और खवातीन को धुएं से आज़ादी मिली। सौभाग्य योजना से घरों में रोशनी बिखरी, तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ने इनकी सेहत की हिफाजत को यकीनी बनाया। हम चूल्हे पे खाना पकाते थे, जब बरसात होती तो उसमें दिक्कत होती, बारिश से भीग जाते थे, खाना नहीं बनता था। शौचालय का भी वो किया है, तो हम बाहर जाते थे शौचालय करने के लिए, तो वहाँ दिक्कत होती थी। अब हम जब से मोदी सरकार बनी है तब से हमें वो मिली है। कच्चा घर था, छुआ था, परेशानी हुई थी बच्चों को, अब पक्का है, अच्छा है। कुल 1,20,000 रुपए की धनराशि 3 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त में जब वो अपना नींव भर लेता है, दूसरी किस्त जब वो प्लिंथ स्तर तक बना लेता है, और तीसरी किस्त तब दी जाती है जब वो अपना मकान पूरा कर लेता है। आज़ादी के बाद लंबे वक्त तक आम आदमी बुनियादी सहूलियात से महरूम रहा था और सरकारी स्कीमों की पहुंच आम आदमी तक नहीं थी, लेकिन मरकज में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुई स्कीमों से आम आदमी को सीधा फायदा मिल रहा है। मरकज की फलाही स्कीमें आम आदमी के लिए नेमत साबित हुई हैं। यूपी के मेरठ से आई ये तस्वीरें इन स्कीमों से मुस्तफीद होने वाले कुनबों की खुशहाली की कहानी को बयां करती हैं। मेरठ से संगीता श्रीवास्तव के साथ योगेश कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए अब आलमी खबरों पर नज़र डालते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान झड़पें जारी हैं। पीर को यूक्रेन के शहर खार्किव पर रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 2 अफराद हलाक हो गए। हालांकि रूस ने शहरियों को निशाना बनाने की तरदीद की है। शहर में हर जगह तबाहशुदा इमारतें और जली हुई गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। फायर फाइटर्स की एक टीम खार्किव में रिहायशी मलबे में आग बुझाने के लिए काम कर रही है। पीर को इस पर बम गिराया गया था। रूस के वज़ीर दिफा ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि उनकी फ़ौज ने खार्किव, ज़पोरिज़िया, डोनेत्स्क और ड्नेप्रोपेट्रोव्स्क के इलाकों और मिकोलाइव बंदरगाह में यूक्रेन के 16 फ़ौजी मराकज़ को तबाह कर दिया है। और रूस के ज़रिए यूक्रेन पर हमले तेज़ किए जाने के दरमियान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस की फ़ौज ने पीर को यूक्रेन के बेशतर मशरक़ी हिस्से में जारहाना हमले तेज़ कर दिए हैं। रूस ने कीव शहर और यूक्रेन के शुमाली हिस्से में फ़ौजी दस्तों की तैनाती कम कर दी है ताकि यूक्रेन के डोंबास इलाके पर हमले पर तवज्जो मरकूज़ की जा सके। तब से यूक्रेन की फ़ौज को मुल्क के मशरक़ी हिस्से में रूसी हमलों का सामना है
रूस ने यूक्रेन के मशरक़ी हिस्से में अपने उन फौजियों को तैनात कर दिया है जिन्हें यूक्रेन के शुमाली हिस्से और हमसाया मुल्क बेलारूस की सरहद से हटाया गया है। और अब आइए खेल की खबरों पर नज़र डालते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने सनसनीखेज मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 रन से शिकस्त दे दी। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 217 रन बनाए। जवाब में कोलकाता की टीम 218 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए 19.4 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 210 रन ही बना सकी। राजस्थान की इस सीज़न में ये चौथी जीत है और अब उसने पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर कब्जा जमा लिया है। राजस्थान की जानिब से जॉस बटलर ने सेंचुरी बनाई, जबकि युजवेंद्र चहल ने हैट्रिक समेत 5 विकेट हासिल किए। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दरमियान मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों का इस सीज़न में अब तक का सफ़र अच्छा रहा है, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अपने आखिरी मैच में मुंबई इंडियंस को 18 रन से शिकस्त देकर इस सीज़न में चौथी जीत दर्ज की है। दूसरी जानिब अगर हम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात अगर करें तो टीम भी उसने अपने आखिरी मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 16 रन से शिकस्त दी है, जिसमें दिनेश कार्तिक ने टीम के लिए मैच जिताने वाली इनिंग्स खेली। वो अब तक इस सीज़न में टीम के लिए मुसलसल बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते नजर आए हैं। आरसीबी ने भी अब तक 8 मैच जीते हैं। आरसीबी ने भी अपने 4 मैचों में 8 पॉइंट्स हासिल किए हैं। 4 मैच जीतकर 8 पॉइंट्स हासिल किए हैं। आईपीएल सीज़न का ये सीज़न भी आईपीएल का कोरोना की जद में है। दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर मिशेल मार्श और दिल्ली के मुआविन अमले के 2 अरकान की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मिशेल मार्श को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। दिल्ली कैपिटल्स की मेडिकल टीम मार्श की हालत पर गहरी नज़र रखे हुए है। ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि दिल्ली का पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच बुध को होगा या नहीं, क्योंकि पूरी टीम को दिन भर अपने कमरों में रहने को कहा गया है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा इनकलाब की अहम सुर्खियों पर। इनकलाब ने अपने सफ़ो अव्वल पे जो पहली सुर्खी लगाई है वो है दिल्ली के जहांगीरपुरी में फ़िरका वाराना तशद्दुद का मामला। पुलिस की इजाज़त के बगैर शोभा यात्रा निकाली गई। दिल्ली पुलिस के 2 रोज़ के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनों पर मुकदमा दर्ज किया है। पीर को दोबारा पथराव और नारेबाजी हुई। हालात काबू में है मगर कशीदगी अब भी बरकरार है। अब तक कुल 23 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि निशानदेही करके खातियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं जो आलमी सफ़े की इनकलाब की सुर्खी है। रूस का यूक्रेन पर मीज़ाइल हमला, 6 अफराद हलाक। मगरबी यूक्रेनी शहर ल्यूव पर रूसी अफवाज के ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले, एक इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। और आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम ख़बरों पर नज़र डालें तो स्वीडन में कुरान पाक को नज़र आतिश करने पर फसाद, 3 अफराद ज़ख्मी, 17 गिरफ्तार। स्वीडन में एक इंतहाई दाएँ बाजू की मुखालिफ तारकीन वतन ग्रुप की तरफ से मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान को नज़र आतिश करने के बाद फसाद फूट पड़ा है। पुलिस ने फसादियों को खबरदार करने के लिए फायरिंग की, जिसमें 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। कुरान मजीद की बेहुरमती को लेकर सऊदी अरब ने भी सख्त मजम्मत की है। एक और ख़बर हम आपको इसी अखबार के पहले सफ़े की दिखा देते हैं। लखीमपुर तशद्दुद मामले में मुकदमे में अहम मुलजिम आशीष मिश्रा की ज़मानत मनसूख कर दी गई है। 1 हफ़्ते के अंदर खुद सुपुर्दगी करने का हुक्म भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से इस मामले पर नए सिरे से गौर करने को कहा है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस के सफ़े अव्वल की अगर हम सुर्खियों की बात करें तो 2 अहम खबर शाये की गई है। एक है साइबर सिक्योरिटी किसी भी किस्म के डिजिटल इनकलाब की कामयाबी की बुनियाद है। ये कहना है मुशीर कौमी सलामती अजीत डोभाल का। उन्होंने कहा है कि साइबर सिक्योरिटी स्पेस या साइबर स्पेस को लाहिक होने वाले किसी भी ख़तरे से बराह रास्त मुल्क की समाजी, इक़्तिसादी और कौमी सलामती असरअंदाज होती है। इसलिए इसे चुस्त रखना, दुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। अजीत डोभाल ने
कौंसिल सेक्रेटरीट की तरफ से मुनक़िद कौमी साइबर मश्क में इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अभी जो बर्पा होने वाले डिजिटल इनकलाब का इन्होंने तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इसके तहत ही बहुत सी डिजिटल खिदमात को हुकूमत भी शुरू कर रही है। एक और ख़बर है, हिंदुस्तान मॉस्को तिजारत में 2021 में 60% का इजाफा हुआ है। मॉस्को में इक़्तिसादी मनसूबाबंदी के डिप्टी मेयर और व्लादिमीर ने कहा है कि हिंदुस्तान के साथ 2 तरफ़ा तिजारत 2021 में 62.7% बढ़कर 4.5 अरब डॉलर तक पहुँच गई है। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और नाज़रीन, आइए अब डाल लेते हैं मुल्क के मौसम के मिजाज पर एक नज़र। और नाज़रीन, मौसम की मालूमात के साथ ही उर्दू ख़बरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत